जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसका टॉपिक करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की इस क्लास को बिना स्किप किए शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बिना स्किप किए ज़रूर देखना। कल हमने कवर किया था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति की तीव्रता। देखो, कल बिंदु आवेश के कारण निकाल लिए हो, आज निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, किसी बिंदु पर तीव्रता, ना पूरा लिख लेना, टॉपिक लंबा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस बार क्या निकलेगा? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है हमारा पहला अक्षीय स्थिति, एक्सिस पॉइंट, अक्षीय स्थिति, इंग्लिश में लिख लेना एक्सिस। ओके, समझ में आया? ये हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो कंडीशंस में निकलेगा, पहला अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में। तो पहले हम निकालेंगे अक्षीय स्थिति में, तो इसके लिए आप छोटा सा पहले डायग्राम बना लो। चलिए, ये हो गया। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति की परिभाषा समझ लेते हैं ना। अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? देखो, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहती है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहती है, वह अगर द्विध्रुव के अक्ष पर है तो उसको कहते हैं अक्षीय स्थिति, और लंबवत है तो उसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। समझ में आया? अगर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो अक्ष पर है, द्विध्रुव के अक्ष पर है, मतलब अक्षीय स्थिति, लंबवत है मतलब निरक्षीय स्थिति। तो हम पहले अक्ष पर समझेंगे। तो परिभाषा आप लोग लिख लोगे, जिस बिंदु पर पूरा लिख लेना ना, मैं बोल देता हूँ। देखो, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अगर द्विध्रुव के अक्ष पर है तो उसे द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में कहते हैं। आप लोग लिख लोगे, मैंने परिभाषा बोल दी है। ठीक, समझ में आ गया इतना तक? उसके बाद देखते हैं, अब हम निकालेंगे क्या चीज़? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो प्रकार से निकलेगा, एक प्लस क्यू आवेश के कारण और एक माइनस क्यू आवेश के कारण। तो सबसे पहले थ्योरी सुनो। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2l है। यहाँ तक याद हुआ? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 2l है तथा इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक थ्योरी याद हुआ? सबसे पहले क्या लिखोगे? देखो, थ्योरी हमें रटना नहीं है, थ्योरी समझना है। ठीक, जितना थ्योरी आप लोग समझे रहोगे उतना ही आसानी से लिख पाओगे, जितना रटे रहोगे उतना ही तेज़ी से भूल भी पाओगे। समझना, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ? यहाँ तक याद कर लिए? फाइनल लास्ट बार बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया थ्योरी? आप लोग लिख लोगे, लिख लेना। ठीक, जैसे बताया हूँ सेम वैसे ही छाप लेना, बस खत्म। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्लस क्यू के कारण निकलेगा और एक माइनस क्यू के कारण। तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण
प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया? तो क्या निकलेगा? E1 मान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R² रहता है। बट आप लोग मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर R को क्या बोलते हो? अब बोलोगे सर R को तो हम दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात करनी है। देखो प्लस क्यू आवेश कहाँ पर उपस्थित? A पर उपस्थित। और निकाल कहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? P पर। देखो प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि प्लस क्यू A पर है तो A से P तक की दूरी लेंगे, क्योंकि A से P तक ही निकाल रहे विद्युत क्षेत्र। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? AP का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा Q डिवाइडेड बाय, अब देखो हमें AP का मान चाहिए। किसका मान? A से P, ये वाली दूरी अपने को ज्ञात करनी है। कैसे निकलेगा भाई? देखो A से O अपने को पता है L होगा, क्योंकि पूरे की लंबाई 2L है। तो ये L और ये L मिलकर क्या हो गया? 2L। क्लियर? अब देखो पूरे की दूरी अपने को पता है P से O तक की दूरी R, और ये छोटी वाली दूरी L। छोटी वाली दूरी क्या है? L। तो हम क्या करेंगे? इस R में से, इस पूरे R में से क्या करेंगे? इस छोटे से L को घटा देंगे। पूरा R में से इस L को घटा दोगे, ये दूरी निकल जाएगा। देख लो, साफ से पता चल रहा है। ये पूरा का क्या है यहाँ तक? R, और ये छोटा सा L। तो R में से L को घटा दो, क्या हो जाएगा? R माइनस L का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? इसको मान दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, समझ में आ गया? यहाँ पर हमने क्या किया? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान दिया। तो इसकी दूरी क्या निकल गई भाई? क्या निकला? R माइनस में L। क्या निकला? R माइनस L। पता चल गया। अब प्लस क्यू के कारण निकाल दिया, अब माइनस क्यू के कारण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला लाइन आप लोग सेम लिख लेना। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कैसे निकलेगा? थोड़ा सा ध्यान दो। E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय। अब देखो इस बार हम दूरी कहाँ से कहाँ तक लेंगे? इस बार माइनस क्यू के कारण निकालो। पहले प्लस क्यू के कारण P पर निकाले थे, तो Q से P तक की दूरी लिए। अब माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हो, तो माइनस क्यू से P तक की दूरी लो। तो माइनस क्यू कहाँ पर उपस्थित? B पर, और वो कहाँ पर उपस्थित? P पर। तो BP का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो E2 बराबर फाइनली क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय। अब देखो BP की दूरी पता चली। यहाँ तक देखना, अगर मैं P से कहाँ गया? O तक गया। कहाँ तक? P से O तक कितना मीटर चले? R मीटर। फिर O से कहाँ तक गए? B तक। तो और कितना मीटर चलना पड़ा? L मीटर। तो टोटल कहाँ तक पहुँच गए हम? P से B तक। देखो P से B तक जाने के लिए सबसे पहले हम कहाँ गए? P से O तक गए, यानी कि R। P से O तक गए यानी कि R। फिर O से हम और जाएंगे B तक, तो वहाँ तक कितना हुआ? L, यानी कि टोटल मिला R प्लस L। R प्लस L का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक एकदम सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। और माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हो, तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हो। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्लियर। अब चित्र का काम हो गया, मिटा देते हैं चित्र। देखिए अब क्या निकालेंगे अपन? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या होगा? परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर E1 प्लस E2। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस L का स्क्वायर। मान रखे बस। प्लस और माइनस माइनस होगा, यहाँ पर हम पहले से माइनस लगा देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस L का स्क्वायर। यहाँ तक हुआ? एकदम क्लियर। चलिए जितना कॉमन होगा सब कॉमन कर दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में Q भी है तो Q भी बाहर आ जाएगा। क्या होगा? Q बाहर आ जाएगा। क्या क्या बचा? 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर।
इतना बचा। ओके, तो ई बराबर क्या दिखेगा, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, तिर्यक गुणा आर प्लस एल का गुणा 1 में करो तो आर प्लस एल का वर्ग, माइनस है माइनस लगाए, ये हो जाएगा हमारा आर माइनस एल का वर्ग। नीचे में इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आर माइनस एल और ये आर प्लस एल, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा हम मिटाते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 क्लिक। चलिए ओके, चलिए यहाँ तक आ गए। अब देखो ई बराबर क्या बचा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तोड़ो इसको, तोड़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। फार्मूला रखो इसका, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस, ये कैसे टूटेगा, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ज़्यादा ध्यान मत देना, 8वीं क्लास का सिंपल फार्मूला लगा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर माइनस, इसलिए माइनस लगाए। क्लियर। नीचे में इसको चेंज करो। अच्छा यहाँ वर्ग लगाए और वर्ग को भूल गए, आर माइनस एल का वर्ग आर प्लस एल का वर्ग, यहाँ तक ख़त्म। ओके, आप क्या करोगे, ई बराबर क्या बचा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर का वर्ग प्लस 2RL प्लस एल का वर्ग माइनस। अब देखो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस आए तो अपने को पता है पूरा ब्रैकेट का चिन्ह क्या कर देते हो, चेंज कर देते हैं, पूरा ब्रैकेट का चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस है सामने में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आर का वर्ग माइनस का प्लस 2RL और ये माइनस एल का वर्ग डिवाइड में आर माइनस एल का वर्ग और आर प्लस एल का वर्ग, यहाँ तक ख़त्म। देखो माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कटा, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक चीज़ कर सकते हो, देखो चूँकि जो एल का मान है, एल का मान बहुत ही छोटा है आर से, बहुत ही छोटा है आर से, इसलिए हम एल को क्या कर देंगे, नगण्य ले देंगे। एल को क्या कर दोगे, नगण्य लेने पर, एल को नगण्य लेने पर। तो ई बराबर क्या बचा, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2RL 4RL और डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का वर्ग a प्लस बी का वर्ग लगा दोगे तो r का वर्ग माइनस l का वर्ग और पूरे का वर्ग कर देते। देखो a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो देखो लगा दिए, a का वर्ग माइनस b का वर्ग लगाए और पूरे का स्क्वायर लगाए तो इसको लगा दिए। अच्छा एक लाइन, एक मिनट, ये वाला लाइन नीचे में लिखना था, समझ में आया ना। E बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, इसका क्या बना 4RL, देखो 2 और ये 2 4RL बटे में ये तोड़ दिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग में। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक एकदम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शन भर देना। उसके बाद क्या होगा, देखो r का मान चूँकि l का मान बताया था क्या है, बहुत ही छोटा है, किससे, r से, इसीलिए क्या करेंगे l को नगण्य ले लेंगे। नगण्य लेने पर l को हम क्या कर देंगे, नगण्य मान देंगे, क्योंकि l का मान क्या बहुत ही छोटा, तो वो हो जाएगा 0। तो फाइनली E बराबर बचा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL डिवाइडेड बाय r का वर्ग और पूरे का वर्ग, r का वर्ग और पूरे का वर्ग, क्योंकि ये तो 0 हो गया ख़त्म, और r का वर्ग पूरे का वर्ग। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से, किसी को कोई डाउट नहीं। ओके थोड़ा सा आगे बढ़ें, कोशिश करें। अब देखते हैं यहाँ से E बराबर, मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 को मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, देखो 2 इंटू 2, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 अब भी है, इंटू में L इंटू में Q
इंटू में आर और पूरे के डिवाइड में आर का पावर 4। घात के ऊपर घात रहता है तो घात जुड़ जाता है, गुणा हो जाता है। 2 दूनी 4, 4 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया एकदम क्लियर। देखो हमने तोड़ा 4 को, कैसे तोड़ा? 2 गुणी 2, 2 दूनी 4 और क्या क्या बचा है? आर एल क्यू है, आर एल और क्यू लिख दिए। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ से एक आर कटा, यहाँ से एक कटा, तो यहाँ कितना बचा? 3 बचा। अब चूंकि ये जानते हो मैं P बराबर पढ़ाया था Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिख लेना ना, क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या बचा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का 2L इंटू क्यू, 2L इंटू क्यू, इसकी जगह क्या कर देंगे? P, और नीचे में क्या बचा? R का क्यूब, R का क्यूब। ये निकल गया हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। अब E बराबर, इसका मान अपने को पता है 9 इंटू 10⁹, 2P अपॉन R का क्यूब, 2P अपॉन R का क्यूब। ये आ गया, इसको भी ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर दो। लास्ट में हम क्या लिख देंगे? यही अक्षीय स्थिति में तीव्रता है, यानी कि अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। ये लीजिए, इस तरह से हमारा पूरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट हुआ। आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, सबको एकदम क्लियर आ गया होगा समझ में। अगर किसी को अब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना। ओके, चलिए ये समझ में आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला हमने निकाला अक्षीय स्थिति पर, अब दूसरा हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति पर, वो हम पढ़ेंगे कल। तो फिलहाल आज ये जितना टॉपिक पढ़ाया गया है अक्षीय स्थिति, इसका प्रैक्टिस करके रखिए। बोर्ड एग्जाम के लिए पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, एमपी, कहीं से भी हो, ये आएगा ही आएगा। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर है? चलिए, सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग कल निरक्षीय स्थिति वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए।